तो हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मोबाइल पाठशाला पर। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पैडागॉजी फॉर सीटेट 2021। एंड गाइस एक बार लिंक को भी शेयर कर दें। आप लोग क्लास आपकी बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। एक बार लिंक को शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को भी काफी हेल्प हो पाएगा। एक बार लिंक को शेयर करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं गाइस हम आज की क्लास को। और आज की क्लास में देखिए सबसे पहले हमारे सामने क्या है, पैसेज है और पैसेज को पढ़ के हमें आंसर करना है। ठीक है, तो पैसेज देखते हैं। और अच्छा एक चीज तो मैं ये भी अब मैं पैडागॉजी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ पैसेज के बारे में आपको बता दूँ। पैसेज आपका जो सीटेट के एग्जाम में आएगा जैसे उसको सॉल्व करना चाहिए, वो आपका वो या फिर पैसेज। सबसे पहले आपको पैसेज में आपको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से आप लाइन करना है। आपको एक बार आपने क्या किया, आपने सर्किल निगाह से एक बार फास्ट तरीके से उसको स्कैन किया तो आप उसे थीम आप उसके समझ सकते हैं। उस पैसेज का थीम क्या है या फिर इम्पोर्टेंट थीम समझ। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई स्कैन कर सकता है, बट जो कर सकता है स्कैन उसके लिए बहुत ही मतलब उसका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आराम से लगता है। जो नहीं स्कैन कर पा रहा है वो रीड करेगा तो फास्ट फटाफट से आप रीड करो क्वेश्चन को और सॉरी पैसेज को एंड आउट देखना। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन जो होगा बट आप पैसेज को आप पढ़िए जितना कुछ पढ़ पा रहे हो। डेवलप हो रही है तो सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास को अब क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए ऑन द होल। और पूरे तरीके से ये बात भी क्या है, सही है, दिस इज दैट इज ट्रू। हाउएवर इट इज सरप्राइजिंग हाउ सुपरस्टिशंस लिंगर ऑन। मतलब अभी भी ये क्या है, काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है कि कैसे अभी सुपरस्टिशंस जो है अंधविश्वास कैसे अभी भी यहाँ पर क्या है बना हुआ है। लोगों के दिमाग में अभी भी अंधविश्वास ठहरा हुआ है। किस तरीके से, ये भी अभी क्या है, बहुत ही सरप्राइजिंग है। If we are tempted to look down on savage tribes for holding such ideas, अगर हम savage tribes की यानी कि जो निचले जाति के जो लोग होते हैं, अगर हम उन आइडियाज अगर हम देखें कि वो किस तरीके से ये सारी विचारधाराओं को पकड़ के रखे हुए हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। वी शुड रिमेम्बर, हमें ये बात याद रखनी चाहिए दैट इवन टुडे अमंग मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन, आज भी ऐसे कई सिविलाइज्ड नेशन है जहां पर अ ग्रेट मेनी इक्वल स्टूपिड सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट। ऐसे कई स्टूपिड अंधविश्वास को, ऐसे मूर्खतापूर्ण विश्वास को माना जाता है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसे कई देशों में, ऐसे जो बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड है उन सारे देशों में भी हमें देखने को मिलता है कि स्टूपिड सुपरस्टिशंस अभी भी वहां पर देखे गए हैं लोगों के दिमाग में। ठीक है, फिर कहता है कि एग्जिस्ट एंड आर बिलीव्ड इन बाय अ ग्रेट मेनी पीपल, और वो लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, लोगों के थ्रू वो माने जाते हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे सुपरस्टिशंस होते हैं भाई। अगर मैं सुपरस्टिशंस की बात करूं तो लोग बोलते हैं ना सैटरडे को काम ना करना, सैटरडे के दिन बहुत ही बुरा दिन होता है, ड्राई डे होता है, सैटरडे के दिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर लोग बोलते हैं कि ऐसा करो कि थर्सडे को बाल मत धुलो, हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, झाड़ू पोछे नहीं लगाने चाहिए, धोबी को कपड़े नहीं देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। अगर तुमने फास्ट नहीं किया तो फिर ऐसा हो जाना है, अगर तुमने ये कर लिया तो फिर ऐसा हो जाना है। लिटरली जब चीजें आपको हर्ट करने लगे, बहुत ही एक्सेस हो जाए चीजें, तो वो सुपरस्टिशन है। ठीक है, तो चीजों को हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मल रखना चाहिए। अभी यहाँ उसी चीज की बात हो रही है। फिर कहता है कि सम पीपल विल नॉट सिट डाउन 13 एट अ टेबल। कुछ लोग 13वें टेबल पर बैठना नहीं चाहते हैं, ये भी उनके लिए एक सुपरस्टिशन है। वो बोलते हैं कि अगर मैं 13 टेबल पे बैठ जाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, बुरे तरीके से हमें अफेक्ट करेगा। फिर कहते हैं कि विल नॉट लाइक टू स्टार्ट एनीथिंग इंपॉर्टेंट ऑन फ्राइडे। वो फ्राइडे को कोई काम शुरू नहीं करना चाहते, उनको लगता है ये फ्राइडे जो है एक बहुत ही बुरा दिन होता है, अगर इस दिन मैंने काम स्टार्ट किया तो काम क्या हो जाना है, खराब हो जाना है। फिर कहता है और रेफ्यूज टू वॉक अंडर अ लैडर, और सीढ़ी के नीचे चलना क्या मानते हैं, अशुभ मानते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सीढ़ी के नीचे से जाया जाएगा तो वो क्या है, वो भी एक
बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके लाइफ पे, ठीक है। मेनी पीपल बाय चार्म्स, जादू टोना, चार्म्स यानी कि जादू टोना करते हैं। कुछ टेलिस्मैन्स पहनते हैं, टेलिस्मैन्स का मतलब होता है वो जो ताबीज होती है उसको बोलते हैं। तो ऐसे कई बाबा है, ऐसे कई जो है बाबा है जो आप जिनसे जो क्या करते हैं, आपको कई तरीके बताते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो मैं बता दूं अल्टीमेटली वही एक ऐसा सोर्स है जहां से ये सुपरस्टिशंस फैलता है, ठीक है। देखो फिर यहाँ क्या कहता है, बिकॉज दे थिंक दे विल ब्रिंग देम लक। अब ये जो है चार्म्स, ये टेलिस्मैन्स, ऐसा माना जाता है कि ये हमें क्या करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही लकी है, ये हमारे लिए बहुत ही लकी चांस है। फिर कहता है कि इवन सिविलाइज्ड नेशन टुडे, ऐसे कई जो है सिविलाइज्ड नेशन में जो बहुत ही डेवलप्ड जो नेशन है, many laws are made on the basis of principle which are just as much as unproved। कई वहां के जो नियम कानून है, ऐसे कई सिविलाइज्ड नेशन को देखा गया है। मतलब कहने का पूरा ये सेंस है कि साइंस के जमाने में भी ऐसे कई सिविलाइज्ड नेशन है जिनको देखा गया है सुपरस्टिशंस को फॉलो करते हुए। कहने का पूरा थीम यही है, बात समझ रहे हो। फिर कहा गया है कि वो सैवेज ट्राइब्स पर जो हम उंगली उठाते हैं, जो उनके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि हम उनसे कम नहीं है, हम भी उतने ही सुपरस्टिशियस हैं जितने की वो हैं। तो कहने का पूरा मतलब ये है। फिर कहता है यहाँ पर, कहता है कि फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, इट इज ऑफन हेल्ड एज अ प्रिंसिपल दैट व्हाइट पीपल आर बाय नेचर सुपीरियर टू पीपल ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न यूरोप। कहने का मतलब है कि ऐसा माना जाता है, ऑफन ये हमारा सिद्धांत रहा है कि जो व्हाइट पीपल होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा सुपीरियर होते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। टू पीपल ऑफ, सॉरी यहाँ लिखा गया पीपल ऑफ नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी और पश्चिमी यूरोप के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं, ऐसा उनका मानना है। फिर कहता है द ओनली वे टू सी इफ देयर इज एनीथिंग इन सच अ प्रिंसिपल इज टू मेक साइंटिफिक स्टडीज ऑफ अ नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक एंड ब्राउन पीपल अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड फाइंड आउट जस्ट व्हाट दे कैन एंड कैन नॉट अचीव। कहने का मतलब है द ओनली वे टू सी, अगर आप चाहते हो in such a principle is to make scientific studies of number of white and black, मतलब जो साइंटिफिक स्टडी है नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट पीपल में कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है। उसका कहने का मतलब ये है कि आपके एनवायरमेंट से ही आपका दिमाग अफेक्ट होता है। पहले तो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चीजों को एक्सेप्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हीं के अकॉर्डिंग आप चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर कहता क्या है, फिर कहता है कि इट इज हाउ एवर ट्रू, ये बिल्कुल सही है, दैट द इंक्रीज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज डज रिड्यूस सुपरस्टिशंस एंड आल्सो बेसलेस गेसिंग एंड यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब है कि साइंटिफिक नॉलेज के बढ़ने की डज रिड्यूस, साइंटिफिक नॉलेज के इंक्रीज होने से जो ये सुपरस्टिशंस है वो रेड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है लोगों में। जो बेसलेस गेसिंग, जो अनुमान लोग लगाते थे, है ना, कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अगर आप वहां से क्रॉस कर लिए तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ये बेसलेस जो गेसिंग है ये साइंटिफिक नॉलेज के इंक्रीज होने से काफी ज्यादा क्या हुई है, रेड्यूस हुई है। कहने का मतलब ये है। फिर कहता है कि civilized people do not argue and get angry about what water is composed of। जो civilized लोग होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, वो ये बिल्कुल भी इस बात पर आर्ग्यू नहीं करते हैं कि वाटर किन चीजों से बना है। सबको पता है H2O से बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। वो इस बात पर आर्ग्यू नहीं करते क्योंकि वो साइंटिफिक चीजों को समझते हैं एंड मानते हैं। फिर देखो यहाँ क्या है, द कंपोजिशन ऑफ वाटर इज नोन एंड देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अबाउट इट। कंपोजिशन किससे किससे वाटर मिलके बना है ये चीजें हमें पता है, सो वी आर नॉट गोइंग टू आर्ग्यू ऑन दिस मैटर। क्लियर? तो कहने का पूरा मतलब यहाँ पर ये चीज है। मैं आपको फिर से थीम एक बार ऐसे समराइज कर देती हूँ। थीम कहता है कि साइंटिफिक नॉलेज के डेवलप होने से जो ये हमारा सुपरस्टिशन है वो काफी रिड्यूस हुआ है। ये लास्ट पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट ये कहता था कि साइंटिफिक एज में भी, साइंस के इस एज में भी लोग अभी भी सुपरस्टिशंस को फॉलो करते हैं, जो गलत है। और अगर हम कुछ लोगों को जिनके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं कि वो सुपरस्टिशंस को क्यों फॉलो करते हैं, जो सैवेज ट्राइब्स के लोग होते हैं, तो ये हम गलत कर रहे हैं। बिकॉज आई नो कि हम भी उसी तरह हैं, हम भी उन चीजों को फॉलो करते हैं।
तो ये बात गलत है। अगर आप चीजों को फॉलो कर रहे हैं, वही काम आप भी कर रहे हैं, तो आप दूसरे के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब इससे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहता है, उसी पैसेज से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है, कहता है कि वी शुड नॉट डिस्पाइज द सेवेज ट्राइब्स, बिकॉज हमें जो सेवेज ट्राइब्स के लोग होते हैं, जो असभ्य लोग होते हैं, उनको उनके साथ हमें डिस्पाइज नहीं करना चाहिए, मीन्स हमें हेट नहीं करना चाहिए, उनके साथ घृणा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? दे डू नॉट बिलीव इन साइंस, क्योंकि वो साइंस में बिलीव नहीं कर सकते हैं, इस वजह से। दे इंडल्ज इन यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि वो यूजलेस यानी बेतुकी बातों में इंडल्ज होते हैं, मिले हुए होते हैं। दे हैव स्टॉप्ड बीइंग सुपरस्टियस, कि उन्होंने सुपरस्टियस को मतलब जो है उन्होंने अंधविश्वास में क्या हो चुके हैं, वो अंधविश्वास को छोड़ चुके हैं, इसलिए उनसे हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। या फिर लिखा हुआ है वी आर नो लेस सुपरस्टियस देन दे आर, हम उनसे कुछ कम नहीं है, हम उनसे कम अंधविश्वासी नहीं है, इसलिए हमें उनको हेट और डिस्पाइज लुक नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाना है आपका? डी हो जाना है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इट, कहता है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो रीजन है जो साइंटिफिक बेसिस पर डिपेंड है। सो पहला वाला ऑप्शन कहता है वी शुड नॉट वॉक अंडर अ लैडर, भाई हमें लैडर यानी कि सीढ़ियों के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए, तो ये तो बेसलेस है, ये तो पूरा सुपरस्टिशन है। नेक्स्ट वाला कहता है नंबर 13 इज इनऑस्पिशियस, नंबर 13 या 13वां नंबर बहुत ही अशुभ माना जाता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये तो सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वाला कहता है talismans एंड चार्म्स ऑलवेज ब्रिंग लक, यानी कि जो ताबीज और जो जादू टोने होते हैं, उनसे जो है वो लक को लेकर के आते हैं जिंदगी में, उनसे वो शुभ होते हैं हमारे लिए, तो ये भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, ठीक है। देखो यहाँ फ्राइडेज आर एज गुड एज अदर डेज, अब ये डी वाला ऑप्शन कहता है कि फ्राइडे उतना ही अच्छा है जितना अदर डे अच्छा है, तो यहाँ किसी भी बेसलेस पॉइंट्स को यहाँ नहीं रखा गया, यहाँ चीजों को एज इट इज बोला गया है कि यहाँ पर फ्राइडे भी उतना ही अच्छा है डे जितना अदर डेज है, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पर एक साइंटिफिक रीजन होता है, डी वाला ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं। हु बिलीव इन सुपरस्टिशन, कौन कौन अंधविश्वास में बिलीव करता है? ऑल सिविलाइज्ड नेशन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज यू हैव टू गाइस आंसर। ऑल सिविलाइज्ड नेशन, जितने सिविलाइज्ड नेशन है सारे जो है सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं, भाई ऐसा नहीं है, कुछ करते हैं। ओनली सम सिविलाइज्ड नेशंस बिलीव इन सुपरस्टिशंस, भाई यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना है, क्योंकि अभी तो हमने पैसेज में पढ़ा था कि कुछ ऐसे नेशन है जो सिविलाइज्ड हैं बट स्टिल दे बिलीव इन सुपरस्टिशंस, वो बिलीव करते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई वी कांट क्वेश्चन ऑन दैट पीपल हु बिलीव इन सुपरस्टिशन, बिकॉज वी आर आल्सो फॉलो द सुपरस्टिशंस, ओके। नेक्स्ट कहता है हमारा स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब नाउ यू हैव टू गाइस सेलेक्ट which one option is appropriate, okay, according to the passage। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला वाला ऑप्शन कहता है एशियंट ग्रीक्स वर सुपीरियर टू अदर यूरोपियन नेशन। अब अकॉर्डिंग टू द पैसेज दिस इज ओके, एशियंट ग्रीक यानी कि जो पुराने ग्रीक के लोग थे वो सुपीरियर, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ थे टू अदर यूरोपियन नेशंस, ठीक है। साइंस हेल्प अस फाइट सुपरस्टिशंस, ये भी करेक्ट है। सो आई कैन आंसर दैट द फर्स्ट वन इज राइट एंड द सेकंड वन इज रॉन्ग। नो, एब्सोल्युटली दोनों सही है, ठीक है। एब्सोल्युटली क्या है, दोनों सही है, बोथ वन एंड सेकंड आर राइट। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं। Which part of speech is the underlined word in the following sentence? अब आपको बताना है this one, that, which part of speech this is, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है यहाँ पर, that कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। कहता है on the whole that is true। अब यहाँ देखो ये that जो है गाइस, अब आपको पता है ना कि डिटरमाइनर, देखो, और प्रोनाउन, कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बारे में तो आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले ही यूज किया जाता है और इसका रिलेशन अदर पार्ट ऑफ स्पीच के साथ बताता है। सो दिस वन इज नॉट प्रेपोजिशन, क्योंकि इसके पहले ये वर्ब आया है, ठीक है। सो ये तो यहां से मैंने एलिमिनेट कर दिया। कंजंक्शन क्या काम करता है? कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, सेंटेंस को सेंटेंस से, क्लॉज को क्लॉज से, एंड वर्ब को वर्ब से, ठीक है। तो मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने का काम हमारा कंजंक्शन करता है, ठीक है। सो मतलब यहाँ भी ये कंजंक्शन नहीं है। प्रोनाउन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोनाउन कैसे हो जाएगा? प्रोनाउन, आपको पता है कि कोई भी वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है वो आपका क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है।
वो आपका क्या हो जाता है, वो प्रोनाउन हो जाता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये वर्ब के पहले एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया गया है हमारा दैट, तो ये यहाँ पर नाउन की जगह पर आया है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है यहाँ पर प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। It is often held that as a principle, ऐसा इसको प्रिंसिपल एक सिद्धांत माना गया है, प्राय इसको एक सिद्धांत माना जाता है। ये गाइस ऑफन क्या है बताएंगे सभी, ऑफन क्या है। देखो ये ऑफन जो है ये आपका टाइम एडवर्ब है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारे एडवर्ब को ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया, एडजेक्टिव क्या करता है, आपकी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उसमें सेंस ऐड करना, उसमें मीनिंग ऐड करना। प्रेपोजिशन के बारे में बताया था, थोड़ा सा एडवर्ब देख लीजिए। एडवर्ब जो है ये क्या करता है, ये एडवर्ब आपके वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है। अगर ठीक है, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ये आपके एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ये दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है, और ये पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है, कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडवर्ब है। मैंने एडवर्ब की क्लास ली है गाइस, तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट जो यूपी टेट का है उसको जब आप चेक करेंगे सो यू विल गेट द वीडियो ऑफ एडवर्ब। ठीक है, एक बार उसको जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, कहता है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक, हियर इज ब्लैंक। अब देखो यहाँ पर डैश इज ओपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सुपीरियर। सुपीरियर का ओपोजिट क्या होता है, इंफीरियर होता है ना। सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ और इंफीरियर उसका ओपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है। स्टेटमेंट ये आपका पैडागॉजी से है गाइस, एकदम आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। द स्टेटमेंट विच बेस्ट सम अप द पैसेज, ओके नहीं पैसेज सही है, सॉरी। द स्टेटमेंट विच बेस्ट सम्स अप द पैसेज इज सुपरस्टिशंस डिसअपियर विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। पहली चीज तो आपको ये मैं बता दूं, जब कंक्लूजन कभी भी किसी भी चीज का निकालेंगे आप, उसको हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है। कंक्लूजन शुड नॉट बी इन नेगेटिव मीनिंग, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी आप कोई भी पैसेज का कंक्लूजन दे रहे हैं तो उसका वहां पर एक आपको पॉजिटिव ऑप्शन जो भी दिखेगा आप उसको टिक कर देंगे, कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलता है। ठीक है, एक पॉजिटिव पैसेज का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखो ये पहला हमें पॉजिटिव दिखा, तो आंसर यही होगा आपका। ठीक है, बाकी सब जो है ये नेगेटिव ही दे रहा है। इरेशनल बिलीफ्स डिक्लाइन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, चलो ठीक है, बट यहाँ जो है ये तरीके से आपको बताया गया कि सुपरस्टिशंस डिसअपियर विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। जो अंधविश्वास है वो साइंस के एडवांसमेंट से कम होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ इरेशनल बिलीफ्स के बारे में दिया गया है, जो कि हमारा सुपरस्टिशंस की हम भी थ्रू आउट पैसेज हमने बात करी है, तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बताओ इतनी सी बातें समझ में आ गई गाइस। देखो, और सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, सी वाला कह रहा है कि सिविलाइज्ड नेशंस आर नो लेस इन सुपरस्टिशंस देन द सैवेज ट्राइब्स। भाई गलत बात है, अभी तो हमने बात करी है, अभी तो हमने कहा है कि जो सिविलाइज्ड नेशन होते हैं, एक्चुअली पार्टिकुलर हमने बात किया सम सिविलाइज्ड नेशंस बिलीव इन सुपरस्टिशंस, है ना। सो यहाँ पर कुछ को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया गया भाई, तो अल्टीमेटली ये गलत हो जाता है। मतलब ये हमारा सी डी गलत है। सी डी कह रहा है वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सैवेज नेशंस इन आवर बिलीव्स। सैवेज नेशन से हम बहुत अलग हैं। क्यों अलग है, क्योंकि मानते हैं भाई, सुपरस्टिशंस मानते हैं, तो अलग नहीं होंगे, सेम ही होंगे भाई। आंसर क्या हो जाना है आपका, ए हो जाना है। नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट वाला कह रहा है अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स टू डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, write down ideas and then develop theme in an outlining to write a paragraph. Learners then edit the paragraph into a final draft. Which strategy of writing does the teacher follow here? देखो, यहाँ कहने का पूरा सेंस ये है कि टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप कुछ पॉइंट्स नोट करिए, ग्रुप में आप काम करिए, ग्रुप में कोई थीम बना लीजिए, उस थीम पर आप लोगों से बातचीत करके आप कुछ पॉइंट्स नोट करके दीजिए। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर ग्रुप वर्क की बात हो रही है। जब हम ग्रुप में कोई काम करते हैं, अलग काम करते हैं, तो उसको हम ग्रुप वर्क बोलते हैं। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट वन इज ट्रांजैक्शनल लिसनिंग क्या होता है।
देखो यहाँ दिया हुआ है ट्रांजैक्शनल लिसनिंग क्या होता है। पहली चीज तो ये समझ लो कि मान लिया पहले मुझे कोई आकर के बोलता है कुछ भी, मैं उसको जाकर के दूसरे यानी कि फ्रंट पर्सन को बोल देती हूँ, फ्रंट पर्सन तीसरे इंसान को बोल देता है जाकर के। तो ऐसे जो हमारा सुनने और सुनाने का जो काम होता है उसी को हम ट्रांजैक्शनल लिसनिंग बोलते हैं गाइस। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? कहता है कि लेज एम्फोसिस ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। जी हाँ, आप क्या कर रहे हो, आप कन्वेइंग इंफॉर्मेशन कर रहे हो, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। CALP स्टैंड्स फॉर, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट है कंजिनेटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बोलते हैं, और ये हम यूज करते हैं बच्चों को हम सिखाने के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी नया लैंग्वेज अगर बच्चे को सिखा रहे हो तो ये जो हमारा इसी के अंतर्गत हम कोशिश करते हैं, CALP के अंतर्गत, कॉन्जिनेटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंतर्गत। यहाँ कुछ ऐसे सिद्धांतों की बात की गई है, ऐसे कुछ नियमों रेगुलेशंस की बात की गई है कि जिसके तहत हम किसी भी नए बच्चे को जो लैंग्वेज जिसको नहीं आती उसको हम सिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मींस, मतलब एक टास्क बेस्ड लैंग्वेज, मान लिया कोई एक कार्य के दौरान या कोई भी जैसे होता है ना कि गेम में कोई नई चीज सीखना, अगर इस तरीके से आप कुछ लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसको हम किस तरह का बोलेंगे, क्या उसको हम बोलेंगे। ठीक है, मतलब सोच सकते हो कि जैसे गेम में आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, बात कर करके किसी से कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, उस सीखने के तरीके को, उस मेथड को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन पहला कहता है नो एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर्स फॉर अ कम्युनिकेटिव पर्पज। ठीक है, पहला ऑप्शन ये कहता है। दूसरा कहता है अ पीस ऑफ वर्क डिजाइन्ड बाय द टीचर फॉर लैंग्वेज टीचर, a textbook exercise to be carried out by learners individual, a task for the teacher for assessing learners language learning। भाई ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाता है आपका करेक्ट, और कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, देखिए। a activity where the target language is used by the learner for a communicative purpose। बातचीत के दौरान आप चीजों को सीख रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग योर मेंटल, आप वहां पर अपनी मानसिक क्षमता यूज नहीं कर रहे हो, आप वहां सीधा बात करके कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, which one of the following is not an objective of language teaching? NCF के अकॉर्डिंग, NCF 2005 के अकॉर्डिंग कौन सा ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत नहीं आता है? पहला वाला कहता है द कॉम्पिटेंस ऑफ टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स, एबिलिटी टू रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, एफर्टलेस एक्सप्रेशन, टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। पहला चीज तो ये है कि टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज से हमारा कोई लेना देना नहीं है कि मैं अगर मुझे कोई लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश मुझे मान लिया सीखना है, मुझे आपसे इंग्लिश सीखना है, तो आपको इंग्लिश सीखना है, सीधा आप लैंग्वेज को सीखोगे कि उसकी हिस्ट्री जाके देखोगे कि लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुआ, फोनेटिक्स कहाँ से आया, ये साउंड कैसे आया, ऑनेस्टी में एच हमारा साइलेंट क्यों है, ये हिस्ट्री मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज जिससे हम अपने एक्सप्रेशंस दे पाए। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है और ये हमारा इसमें इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर, 14 आ जाता है। Which one of the following is not true for language learning? कौन सा ऐसा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो लैंग्वेज लर्निंग में इंक्लूड नहीं होता है? रीडिंग इज मेकिंग मीनिंग, ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, लैंग्वेज लर्निंग टेक्स टाइम, लैंग्वेज लर्निंग नीड्स अ कॉन्टेक्स्ट। भाई कॉन्टेक्स्ट की तो बात हो सकती है, बिना कॉन्टेक्स्ट के हम लैंग्वेज कैसे सीख पाएंगे? सो दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कहता है लैंग्वेज लर्निंग टेक्स टाइम। भाई हाँ बिल्कुल, अगर हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें टाइम तो लगेगा। दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बी कहता है ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, अ रीडिंग इज मेकिंग मीनिंग। भाई अगर आप पढ़ रहे हो कोई चीज और अगर वो सेंसलेस है, मतलब कोई मीनिंग ही उसकी नहीं बन रही है, एकदम मीनिंगलेस है, तो फिर तो आपका लैंग्वेज सीखना आप नहीं सीख पाओगे उस चीज को। तो ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में ये बताया गया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से यानी कि आपका जो आंसर भी है, सीटेट ने जो बताया है, जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। इंग्लिश बोलना और ग्रामर के रूल्स का आना, ये दोनों अलग अलग बातें होती है। तो ग्रामर इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हो अपने लैंग्वेज में चीजों को, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। क्लियर, नेक्स्ट आ जाते हैं। which is an effective way of teaching learning grammar? अगर आपको ग्रामर सीखना है तो which one is effective ways that you can
एक्वायर द लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर दिया गया है टीचिंग द रूल्स फर्स्ट फॉलोइंग बाय एग्जांपल्स, पहले रूल्स सिखाओ फिर एग्जांपल्स दो। क्या ये ग्रामर सीखने का बेहद अच्छा तरीका है? फिर कहता है प्रेजेंटिंग ग्रामर फ्रॉम इन अ नेचुरल डिस्कोर्स देन एक्सप्लेनिंग हाउ द फॉर्म इज मेड एंड यूज्ड। कहता है कि पहले आप नेचुरल डिस्कोर्स से यानी कि बातचीत के दौरान आप पहले उसके फॉर्म्स को एक्सप्लेन करो एंड देन आप उसके मेड एंड यूज्ड को बताओ, मतलब उसके रूल्स वगैरह बताओ कि आप ये रूल्स इसमें कैसे हुआ है। पहले आप उसको एक्सप्लेन करो, मतलब बातचीत करो, इंग्लिश में बातचीत करो, अच्छे से आराम से बातचीत करो, जैसे वो अपने लैंग्वेज को अपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे करने दो। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आप उसको बताओगे कि यहाँ ये हमने ये इसलिए यूज किया क्योंकि ये यहाँ पर ऐसा रूल फॉलो होता है। सो दिस वन इज परफेक्ट एंड दिस वन इज करेक्ट योर्स। ठीक है, प्रेजेंटिंग ग्रामर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर थर्ड वाला क्यों नहीं होगा? प्रेजेंटिंग सिंगल सेंटेंस एग्जांपल्स इन प्लेंटी ऑफ वेज एंड देन एक्सप्लेनिंग द फॉर्म, मतलब आप बहुत सारे एग्जांपल्स देने के बाद आप उसके रूल्स बताओगे तो बच्चा तो भूल ही जाना है। फिर कहता है टीचिंग थ्रू अ टिपिकल ग्रामर बुक, आप एक टिपिकल ग्रामर बुक का ले करके आप बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हो, तो भाई मुझे ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि भाई यहाँ पर वो चीजें नहीं फॉलो हो रही है ना। ग्रामर की बुक से हमें ग्रामर नहीं आएगी, हमारे सिखाने के तरीके से आपको समझ में आएगा। ग्रामर की बुक है मेरे पास में अच्छी खासी रखी हुई है, लेकिन अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी तो वो ग्रामर की बुक भी बेकार और फिर मेरा पढ़ाना भी बेकार। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि पहले आपको मैं ऐसे नेचुरल डिस्कोर्स के थ्रू मैं आपसे बातचीत करूं, बातचीत करने के बाद से मैं आपको बताऊं कि हाँ ये चीज हमने यहाँ इसलिए यूज किया क्योंकि ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट है, ऐसा एक रूल है। ठीक है, नेक्स्ट, What status is given to English language in the Indian Constitution? Associate official language माना गया है हमारे इंग्लिश में, इंग्लिश को। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आ जाते हैं, A language teacher asks learners to write a paragraph on scarcity, मतलब लर्न जो है लैंग्वेज टीचर ने अपने बच्चों से कहा कि स्कैरसिटी ऑफ वाटर पे, पानी के कम होने से या पानी के जो है अल्पता बोलते हैं ना स्कैरसिटी को, हाँ पानी की कमी पर आप क्या करिए, कोई पैराग्राफ लिखिए। लर्नर्स गेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस बुक्स एंड अदर सोर्सेज बिफोर राइटिंग सच टास्क एम्स एट, मतलब अगर उन्होंने साइंस की बुक से और सोशल साइंस की बुक से वाटर की स्कैरसिटी पर उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा, तो इस प्रकार के कार्यों को हम क्या बोलेंगे? डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड, completing the syllabus of other subjects simultaneously and achieving language learning across the curriculum। बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है कि करिकुलम के तहत, पाठ्यक्रम के तहत आप नए नए लैंग्वेज को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, which one of the following is not an assessment tool for learning for language learning, मतलब आकलन करने का ऐसा कौन सा एक टूल नहीं है? ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल, पोर्टफोलियो, असाइनमेंट और रियलिया। बिल्कुल ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। रियलिया हमारा जो है ये बिल्कुल भी हमारा लैंग्वेज सीखने का असेसमेंट टूल नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टीचिंग इज अ नॉवेल इज टू प्रमोट, टीचिंग अ नॉवेल इज टू प्रमोट, अगर हम बच्चे को नॉवेल पढ़ा रहे हैं तो हम उसे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? रीडिंग फॉर प्लेजर, रीडिंग फॉर डिटेल्स, रीडिंग टू बिकम अ राइटर, रीडिंग टू लर्न वोकैबुलरी। भाई हम उसे डिटेल नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे प्लेजर यानी कि उसको जब आनंद आएगा ना चीजों में, जब वो एकदम मतलब जब उसको अच्छी लगने लगी नॉवेल ना, तो वो खुद ही खुद लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करने लगेगा। तो यहाँ पर हमारा अल्टीमेटली जो हमारा एक मतलब हमारा मोटिव है सिखाने का, नॉवेल पढ़ाने का, वो ये है कि पहले बच्चा उसमें क्या ले, पहले उसमें प्लेजर आए, उसको जब आनंद आएगा तो वो उसके डिटेल में जरूर जाएगा और उसके बाद से वो कुछ भी बन सकता है, वो राइटर भी बन सकता है, उससे वोकैबुलरी भी वो एक्वायर कर सकता है। तो सबसे पहली चीज वो है कि हमें उसमें क्या होना चाहिए, हमें उसमें प्लेजर आना चाहिए उस चीज को करने में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटेजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट, अगर हम स्टोरी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को स्टोरी सिखा रहे हैं, तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी से हम लैंग्वेज कैसे बच्चों को इम्पार्ट कर पाएंगे? कहता है पहला ऑप्शन, लर्निंग इज द मोरल, लर्निंग टू रिटेल द स्टोरी, engaging learners with language and testing the memory of learners। engage करना, अगर लैंग्वेज की टीचर बच्चों को स्टोरी बता रही है, जैसे मान लिया मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, तो मैं अगर स्टोरी बता के इंग्लिश सिखाने का प्रयास कर रही हूँ आपको, इसका मतलब मैं आपको इंगेज कर रही हूँ इंग्लिश के थ्रू, ताकि आप स्टोरी में आपको प्लेजर मिले और आपको जब आनंद स्टोरी में मिलने लगेगा तो उसके बाद से आप उसके लैंग्वेज को भी सीखने का प्रयास करने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं,
इनपुट हाइपोथेसिस रेफर्स टू, परिकल्पना से हमारा क्या जो है यहाँ पर हमारा क्या मतलब है परिकल्पना, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर्स इज एक्सपोज्ड टू ऑफ अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट लैंग्वेज द लर्नर्स नो and the language they are taught, the relationship among the learners, teacher and materials, or the inputs of the school. देखो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्यों करेक्ट हो जाता है? हाइपोथेसिस परिकल्पना से हमारा क्या यहाँ पर आश्रय है, कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज्ड ऑफ टू अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, किस तरह से वो लैंग्वेज को सीखने का प्रयास कर रहा है, क्या क्या चीजें वो सीख पा रहा है, ये परिकल्पना के तहत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। Which one of the following makes the communication a cyclic process? यहाँ पर आपका जो है सेंडर यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आता है, मतलब किसी ने क्या किया, एक सेकेंड, सेंडर नहीं आपका मैसेज है, सॉरी, यहाँ पर आपका मैसेज होगा फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, ये चीज कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कम्युनिकेशन साइक्लिक प्रोसेस से हमारा क्या यहाँ पर मतलब ये पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन साइक्लिक प्रोसेस है क्या। भाई यहाँ पर मैसेज को हमने माना, और मैसेज को इस वजह से माना कि मैसेज हमने भेजा, किसी के पास हमने मैसेज किया, मैसेज वहां पर रिसीव हो गया, रिसीव करने के बाद से उसका फीडबैक मिला, और फीडबैक होने के बाद से वो फिर से सेंड कर दिया गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मैसेज हमारा क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन टूल हो जाएगा, एक साइक्लिक प्रोसेस हमारा मैसेज के थ्रू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग, रीडिंग की टॉप डाउन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टॉप डाउन का मतलब होता है कि पहले हमें कोई एक लैंग्वेज आती है, मान लिया हमको हिंदी बहुत ही बेहतर तरीके से आती है, अब जब हमको हिंदी आ गई तो हम उससे सीखने का क्या प्रयास कर रहे हैं, इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो टॉप डाउन लैंग्वेज जिसमें आप प्रोफिशिएंट हैं और उसके तहत आप एक नए लैंग्वेज को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाना है आपका करेक्ट, प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट, proceeds from part to whole, proceeds from center to periphery and proceeds from bottom to top, मतलब यहाँ पर बॉटम से टॉप पहुंचने का आप क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो गाइस हमने यहाँ पर 23 क्वेश्चंस इंग्लिश पेडागोजी से अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, लिंक को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस कि हमारा कोर्स आप एसएससी सीजीएल का हमारी वेबसाइट जिसका नाम है mobilepathshala.com, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, बस आपको फटाफट से जाना है लिंक पर, वहां पर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है एज ए स्टूडेंट और आपको कोर्स को एक्सेस करना है अगर आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।